गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे प्रत्याशी की पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ये है मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल और इन्होंने मेरे को ये यूट्यूब चैनल बना करके दिया है जिसका नाम इन्होंने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय फिजिक्स। और आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। बहुत ही इजी कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट। तो आज मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास आज का टॉपिक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है। ज्यादा कठिन टॉपिक ये नहीं है, बस इसके कंसेप्ट को समझना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। बच्चों, जैसे हमारे पास कोई बॉडी है तो उसका एक मास होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है, चाहे वो बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी के बाहर हो, जहां पर उस बॉडी का होल मास इफेक्टिव रहता है। जैसे बच्चों हमारे पास डिफरेंट तरीके की बॉडीज होती है, चाहे बॉडी हमारी किसी भी साइज की हो और किसी भी शेप की हो, उसका एक मास होगा। तो उसका जो टोटल मास है वो किसी एक पॉइंट पर इफेक्टिव रहता है और उस पॉइंट को ही हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट बॉडी के अंदर भी होता है और बॉडी के बाहर भी होता है, दोनों तरीके से होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं आपको ये अपनी बात जो मैंने कही है ये थोड़ा सा एग्जांपल देकर के बताता हूं। जैसे देखिए हमारे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर है, इससे मैं लिख रहा हूं और इसका चाहे कोई भी शेप हो कोई भी साइज हो, इसका एक मास है, ये तो आप मानेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं इसको जो है वर्टिकली जो है रोटेट करते हुए इसको जो है वर्टिकली मोशन दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, जो मोशन है वो किस तरीके से हो रहा है। जैसे सपोज करिए ये हमारा मार्कर है, इस साइज का है और मैंने इसको रोटेट करते हुए जो है वर्टिकली थ्रो किया। तो क्या हुआ कि इस वाले पोर्शन का जो मूवमेंट था वो देखिए ऊपर था और इस वाले का जो था रोटेशन था वो डाउनवर्ड था और उसके बावजूद भी ये पूरा का पूरा मार्कर ऊपर जा रहा था, ठीक है। ठीक, तो अगर हम इस वाले पॉइंट का मोशन देखें तो किस तरीके से था, वो कुछ इस तरीके से था, ऐसे आ रहा था फिर ऐसे जाकर के ऐसे जा रहा था फिर ऐसे जाकर के ऐसे जा रहा था। और इधर वाले का देखें तो ये ऐसे आ रहा था फिर ऐसे जा रहा था फिर ऐसे जा रहा था, ठीक है। ऐसे इसके डिफरेंट पार्ट की जो मोशन ऑफ ट्रैजेक्टरी थी वो अलग अलग थी, ठीक है, अलग अलग थी। लेकिन इसका एक पॉइंट ऐसा था जो इसका सेंटर ऑफ मास था, वो एक पॉइंट ऐसा था जो बिल्कुल सीधे जा रहा था और बिल्कुल सीधे वापस आ रहा था, ठीक है। और उस पॉइंट के अराउंड ही ये पूरा का पूरा मार्कर जो है रोटेट कर रहा था, पूरा का पूरा मार्कर रोटेट कर रहा था। ये काम आप अपने हाथ द्वारा जो प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जैसे मैंने मार्कर को ऊपर भेजा फेंका था उसी तरीके से आप डिफरेंट बॉडीज को ऊपर फेंक करके देखिए, आपको फील हो जाएगा। तो क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा होता है जिसके अराउंड पूरी की पूरी बॉडी रोटेट करती है, उस पॉइंट को ही बच्चों हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हमने जो है पूरी बॉडी को जो है मोशन दिया, लेकिन पूरी की बॉडी का एक एक पार्टिकल का मोशन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में था। सिर्फ एक पॉइंट का डायरेक्शन, सिर्फ एक पॉइंट का मोशन उसी डायरेक्शन में था जिसमें हमने उसको जो है थ्रो किया था और उसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। उसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देकर के बताता हूं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक गेंद है, ठीक है, और इस गेंद को हमने जो है रोटेट करते हुए स्पिन करते हुए ऊपर की ओर से फेंक दिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला पॉइंट अगर हम कंसीडर करें तो देखिए किस तरह जाएगा, ऐसे जाएगा, घूमेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर घूमेगा, फिर ऐसे जाएगा। ऐसे ये वाला पॉइंट होगा, ये देखिए नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ये भी जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ऐसे यहाँ वाले पॉइंट का अलग रोटेशन होगा, यहाँ वाले का अलग रोटेशन होगा, यहाँ वाले का अलग रोटेशन होगा, यहाँ वाले का अलग रोटेशन होगा। लेकिन एक पॉइंट होगा जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, वो यहाँ पे इसके सेंटर पे होगा, वो बिल्कुल सीधे ऊपर जाएगा और ऊपर से सीधे ही नीचे आएगा। इसके ऊपर रोटेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बाकी जितने भी पार्टिकल हैं इस गेंद के वो इसके चारों तरफ ही रोटेट करते रहेंगे और इसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। और इसी पॉइंट पे इस बाल का होल मास हमारा जो है इफेक्टिव रहता है।
मैं आपको एक और एग्जांपल हॉरिजॉन्टल मोशन का दे के बताता हूं। ये दोनों ही मोशन हमारे वर्टिकल के थे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल देता हूं, उससे आपको पूरी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक है टायर। अब आप में से साइकिल भी लोग चलाते होंगे, मोटरसाइकिल भी चलाते होंगे और कार भी कुछ लोग चलाते होंगे। तो सपोज करिए आप जो भी गाड़ी पसंद करते हैं उसका ये हमारे पास एक टायर है। ठीक है, एक टायर है और ये क्या हो रहा है कि ये हमारा टायर जो है जा रहा है आगे की ओर, आगे की डायरेक्शन में ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, रोल करते हुए जा रहा है। थोड़ी देर बाद ये टायर पहुंच गया इस जगह पे और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो टायर यहाँ पे हमारे इस तरीके से पहुंच गया। ठीक है, ये 3 डिफरेंट पोजीशन है उसी टायर की, ये आगे जा रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम जो पॉइंट ऊपर था इसकी एनालिसिस करते हैं। सपोज करते हैं कि इस टायर ने हाफ राउंड लिया और ये पार्टिकल जो पॉइंट था ये हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद एक हाफ राउंड और लिया, ये फिर से ऊपर पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए इस पार्टिकल का मोशन कैसे हुआ। तो अगर आप इमेजिन करेंगे तो ये देखिए पार्टिकल कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, देखिए ये रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है और फिर जब यहां से उठा तो कुछ इस तरीके से गया। ठीक है, एक्चुअल पाथ ऑफ दिस पार्टिकल जो होगा वो ऐसे करके ऐसे ही होगा। ठीक है, अब यदि हम इसके इस वाले पॉइंट का रोटेशन देखें, ये ट्रेजेक्ट्री देखें तो वो भी अलग होगा। इस वाले पॉइंट का देखें अलग होगा, इस वाले पॉइंट का अलग होगा, इस वाले पॉइंट का अलग होगा। जो पॉइंट यहाँ है हर जगह का अगर हम ट्रेजेक्ट्री देखते रहे पूरे रोटेशन में जो आगे जा रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री होगी मोशन की वो दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट होगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन यहां पर एक पॉइंट ऐसा होगा यहां सेंटर पे जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे जा रहा होगा, वो होगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वो होगा इसका सेंटर ऑफ मास। समझ रहे हैं, ये हमारा ऐसे ही जाएगा चाहे जितनी दूर तक चला जाए और चाहे ढलान पे चला जाए, चाहे इंक्लाइन प्लेन पे चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, ये उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हम इसको मोशन दे रहे हैं। इसके अलावा जितने भी पार्टिकल से मिलकर के ये हमारा टायर बना है उसका मोशन हर एक पार्टिकल का अलग होगा। और बच्चों इसी जो है पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। और ये डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पे होता है। डिपेंड करता है कि बॉडी का साइज क्या है, बॉडी का शेप क्या है, उस पे डिपेंड करता है। शेप पे ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, ये हुई बात बच्चों सेंटर ऑफ मास की। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए इसका वेलोसिटी हमारी जो है, इस टायर की वेलोसिटी हमारी थी v, एक्सीलरेशन a था और इसके ऊपर फोर्स F लग रहा था। तो बच्चों हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है कि F नेट बराबर ma, ये पढ़ा रखा है। ठीक है बच्चों, जो F होता है वो हमारा इफेक्टिव होता है सेंटर ऑफ मास पे, m उसका टोटल मास होता है और a भी होता है सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं आपको मोमेंटम पढ़ाया था तो मोमेंटम में मैंने आपको लिखा था P इक्वल टू mv और वहां पर जो था P क्या था, ये भी सेंटर ऑफ मास का था किसी भी बॉडी का और मास पूरी बॉडी का था और वेलोसिटी जो थी वो सेंटर ऑफ मास की थी। कुल मिलाकर के जो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स होता है वो हमारा इफेक्टिव होता है बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर और ये डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट प्लेस पे होता है। ठीक है बच्चों, और मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात कही थी कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ये बात मैंने आपको कही थी। बच्चों मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। जब मैं स्टूडेंट था और जब मैं पढ़ रहा था इस कंसेप्ट को तो मेरे सर ने जब मेरे को बात बताई थी कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर हो सकता है तो मेरे को बात समझ में नहीं आई थी स्टार्टिंग में। बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर हो सकता है। शायद ये बात आप में से भी कुछ लोगों को ना समझ में आ रही हो। मैं आपको बताता हूं कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर किस तरीके से हो सकता है। देखिए 2 कंडीशन में बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर होता है। पहली कंडीशन होती है यदि बॉडी किसी बेंड शेप में है। ठीक है, बेंड जैसे सपोज करिए बॉडी का शेप ऐसा, ये वायर है इस तरीके से है तो इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं पे होगा, इन दोनों के बीच में होगा, इस लाइन पे कहीं नहीं होगा। बॉडी सेमी सर्कुलर वायर में है या रिंग में है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, या बॉडी हमारी एल शेप में है।
बॉडी जब भी जो है कर्व शेप में होगी उसका जो है सेंटर ऑफ मास बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये उसका बिल्कुल नियम है पहला। और दूसरा है कि यदि बॉडी हमारी हॉलो होगी, ठीक है, हॉलो में कैसा आता है, हॉलो में जैसे हमारे आता है रिंग, ठीक है, रिंग को भी मैं हॉलो का ही केस ले लेता हूं, एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे इसमें क्या होता है, देखिए अगर रिंग है, जैसे चूड़ी लोग पहनते हैं तो क्या उसमें अंदर अपना हाथ डाल देते हैं, इधर से उधर डाल देते हैं। अब इसके चारों तरफ का जो मास है वो इफेक्टिव होता है इसके रिंग के सेंटर पे। अब सेंटर पे रिंग में तो कोई मास होता नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पूरे रिंग का यही इफेक्टिव रहता है। जैसे हमारा हो गया हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर ये भी होता है, जैसे ये स्फीयर हो गया, हॉलो है हमारा पूरी तरीके से, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास होता है इसके सेंटर पे। देखिए वहां पर कोई भी फिजिकली मास नहीं है, लेकिन इफेक्टिव मास जो है इस हॉलो स्फीयर का वो इसके सेंटर पे ही होता है। ठीक है, जैसे हम इसको रोल करेंगे तो इसके फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सब सेंटर से ही होकर के जाएगा। ठीक है, और जैसे हम ले ले हॉलो सिलेंडर, ठीक है, हॉलो सिलेंडर हमारा हो गया। हॉलो सिलेंडर किस तरीके का होता है, देखिए कुछ इस तरीके का होता है हॉलो सिलेंडर, ठीक, ये हो गया, ये हॉलो है पूरी तरीके से, ठीक है, तो इसके एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, अब ये हमारी बात हो गई कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर होता है, सेंटर ऑफ बॉडी के बाहर भी होता है, और सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। मेरे ख्याल से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब है कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालेंगे, किस बॉडी में सेंटर ऑफ मास कहां पे है। तो बच्चों मैंने जो आपको अब तक बताया है, जो भी बताया, उससे एक बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि बॉडी किसी भी शेप की हो, किसी भी साइज की हो, वो छोटे छोटे डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और हर एक पार्टिकल का अपना एक मास होता है। ठीक, अब जैसे हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बॉडी हमारी एन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और इररेगुलर शेप की है, इस तरीके से कोई शेप है बॉडी का और एन पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। ठीक, और सारे पार्टिकल का मास m1 है, m2 है, इस तरीके से mn करके मास है। ठीक है, अब ये बॉडी किसी कहीं पर रखी हुई है, हम एक यहां पे ओरिजिन ले लेते हैं, ओरिजिन से हर एक पार्टिकल का हम ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर। सपोज करिए r1, r2, rn करके सारे एक एक पार्टिकल का जो है वो हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो हम निकाल लेते हैं। सपोज करिए ये हमारा r1 है, m1 मास है, ये हमारा r2 है, ठीक है, इसका मास m2 है, और इसी तरीके से ये mn है और इसका पोजीशन वेक्टर rn है। तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको हम लिखेंगे rcm। ठीक है, इसको हम लिखेंगे rcm, और उसकी जो फार्मूला होगा वो होगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, इस तरीके से करते करते mn rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 और प्लस इस तरीके से हो जाएगा mn। ये हमारा दे देगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। यदि हमें किसी भी बॉडी का इंडिविजुअल पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर किसी ओरिजिन के रेफरेंस में पता है तो हम उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। यहां से ये इस फार्मूले से ये बात एक क्लियर होती है। अब मान लीजिए कि पोजीशन वेक्टर ना दे करके, समझ लीजिए यदि हमको पोजीशन वेक्टर ना दे करके पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, सपोज करिए कि एक हमारे पास बॉडी इसी तरीके की है और इसमें डिफरेंट बॉडीज हैं और उसका जो हमको जो है कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स वाई जेड में। सपोज करिए पहले बॉडी का मास है हमारा m1 और उसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ठीक है, दूसरे पार्टिकल का मास है m2 और कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और तीसरे का m3 है और कोऑर्डिनेट है x3 y3 और z3, और हमारा nवे पार्टिकल का मास है mn और पोजीशन जो उसका कोऑर्डिनेट है xn yn and zn। अगर इस तरीके से हमको दे रखा है तो हमको सेंटर ऑफ मास का भी x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट मिलेगा, और जो फार्मूला मैं लिखवा रहा हूं उस फार्मूले से मिलेगा, नोट कर लीजिए
XCM यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होगा हमारा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस इस तरीके से Mn r xn डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 इस तरीके से Mn। ठीक है, अब देखिए YCM क्या होगा हमारा, YCM होगा M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 इस तरीके से होगा Mn yn। ठीक है, और यहां पे होगा इस तरीके से आएगा, वो आएगा M1 प्लस M2 इस तरीके से प्लस Mn। अब देखिए हमारा ZCM क्या आएगा, Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो हमारा आएगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 इस तरीके से आ गया Mn Zn डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 और इस तरीके से आ गया Mn। इस फार्मूले को यूज करके हम पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, या हमको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इंडिविजुअल पार्टिकल के, तो हम सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया सेंटर ऑफ मास का, जो है बेसिक कंसेप्ट हो गया। अभी सेंटर ऑफ मास में काफी कुछ है बताने के लिए। ठीक है, तो बच्चों अब चलिए एक दो छोटे मोटे सवाल करते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम सवाल करते हैं और हमको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक नन्हा मुन्ना सा सवाल दे रहा हूं। सपोज करिए हमारे पास 3 पार्टिकल हैं, M1 M2 और M3। इसका वेट है हमारा 3 kg, इसका वेट है 2 kg और इसका वेट है 1 kg। ठीक, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है हमको दे रखा है I प्लस J प्लस K इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, और इसका दे रखा है 2I प्लस 2J प्लस 2K, ये हमको दे रखा है, और ये हमारा 3I प्लस 3J प्लस 3K। इस तरीके से हमारा जो है 3 मास है, डिफरेंट मास है। ठीक है, और उनका पोजीशन वेक्टर हमको दे रखा है। तो क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए किस तरीके से निकालेंगे, वो निकालेंगे RCM इज इक्वल टू M1 R1, ठीक है, प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हमारा हो गया। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आता है। देखिए M1 हमारा क्या है 3 है, R1 हमारा क्या है I प्लस J प्लस K, ये देखिए आ गया, प्लस ये है 2 और इसका पोजीशन वेक्टर है 2I प्लस 2J प्लस 2K, और ये देखिए हमारे पास तीसरा मास है वो 1 kg का है और इसका पोजीशन वेक्टर है 3I। ठीक है, 3I प्लस 3J प्लस 3K। ठीक है, अब इसको सॉल्व अपॉन क्या हो जाएगा, ये अपॉन हो जाएगा 1, इसके नीचे आएगा हमारा क्या है 3 प्लस 2 प्लस 1, ये हमारा आ गया इसका टोटल मास। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं क्या आता है। तो देखिए हमारा क्या आ रहा है 3I प्लस 3J प्लस 3K प्लस 2I प्लस 2J प्लस 2K प्लस 3I प्लस 3J प्लस 3K अपॉन आ गया हमारा 6। ठीक है, अपॉन आ गया 6। अब देखिए जोड़ेंगे तो 3 2 और 5 और 3 8, 8I प्लस 8J प्लस 8K, ये आ गया डिवाइडेड बाई हमारा आ गया 6। इसको कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/3I प्लस J प्लस K, ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से पोजीशन वेक्टर निकल गया इस मास के सिस्टम का, 3 मास के सिस्टम का। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कोऑर्डिनेट। ठीक, कोऑर्डिनेट दे रखा है और हम उसमें निकालना है हमको सेंटर ऑफ मास। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 4 मास है। ठीक है, हमारे पास 4 मास है, M1, ठीक है, M2, M3 और
m4। ये 4 मास है हमारे पास। इसका जो मास है वो है 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg। ये हमारे 4 मास दे रखे हैं और ये हमारे रखे हुए हैं एक स्क्वायर के कॉर्नर पे। ठीक है, एक स्क्वायर के कॉर्नर पे है और इसका जो है एक कॉर्नर ओरिजिन पे है O और इसकी लेंथ है हमारी स्क्वायर के साइड की वो है A। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। ये 4 मास सिस्टम है, 4 अलग अलग मास एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए। स्क्वायर का साइड हमारा A है, तो हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। अब देखिए इसको कोऑर्डिनेट बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0, इसका कोऑर्डिनेट होगा a,a और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,a और ये कोऑर्डिनेट होगा हमारा 0,0। तो अब यदि हम जो है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लें तो हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता लग जाएगी। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखिए क्या हुआ, हम सबसे पहले निकालेंगे एक्सियम। एक्सियम हमारा क्या हो रहा है, देखिए एक्सियम हो गया हमारा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये हमारा आ गया इसका फार्मूला x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें वैल्यूज रख देते हैं तो देखते क्या आते हैं। m1 है हमारा 1 kg, x1 है 0 प्लस m2 है हमारा 2 kg और x2 है हमारा a प्लस m3 है हमारा 3 kg और x3 है हमारा a और प्लस m4 है हमारा 4 kg और x4 है 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये आ गया हमारा। तो ऊपर आ रहा है हमारा 2a प्लस 3a डिवाइडेड बाई 10, यानी कि आ गया हमारा 5/10a। इसका मतलब आया a/2। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया हमारा a/2। ठीक है, अब हम निकालते हैं YCM। तो देखिए YCM हो गया हमारा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये आ गया हमारा। ठीक है, ये आ गया हमारा। वैल्यूज रखते हैं 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू a प्लस 4 इंटू a डिवाइडेड बाई 10। ये 10 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 7a डिवाइडेड बाई 10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा a/2, 7a डिवाइडेड बाई 10। ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ठीक, देखिए एक हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके कॉर्नर पे हमारे जो है मास रखे हुए हैं m m m और इसका साइड है हमारा a। इस तरीके से हमारा जो है रखा हुआ है, मास रखे हुए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको बताना है जो है लोकेशन ऑफ या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस मास सिस्टम। ठीक है, तो देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, इसका एंगल होगा 60, इसका भी एंगल होगा 60 और इसका भी एंगल होगा हमारा 60 और साइड होंगे सारे इक्वल। ठीक है, अब इसमें हमको ओरिजिन नहीं दे रखा, तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें क्या होता है, जब ओरिजिन ना दे रखा हो तो हम ओरिजिन जो है एक मास पे मान लेते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी और जो है आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है, इसको हमने 0 0 मान लिया। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट पे ही हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमको क्या करना होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम निकालना है। तो हम इसको देख लेते हैं, मान लेते हैं एक्सियम। ठीक है, एक्सियम हमारा निकलेगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हमारा आ जाएगा। अब हमारा m1 m2 m3 सब m है और x1 x2 x3 हमें देखना है। तो देखिए अगर हम इसको इस तरीके से मान लें एक्स वाई एक्सिस, तो देखिए ये a है तो हमारा ये x1 यदि हम इसको मान लें तो x1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0
x2 जो है वो हमारा हो जा रहा है a, अगर हम इसको देखें तो a, 0 हो रहा है, और ये वाली पोजीशन आ रही है, इसमें हमको x और y देखना पड़ेगा कितना होगा। तो देखिए ये हमारा मिडिल में आएगा, तो x3 की पोजीशन हो गई हमारी a/2। अब आते हैं y1, y2, y3 देखते हैं। तो y1 बच्चों देखिए क्या है हमारा, y1 भी हमारा 0 है, y2 हमारा है 0, यहीं पे आया है, y3 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, y3 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चों हम इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री लगा कर कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए a है हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा a sin, यह ली जाएगी a sin 60, तो a sin 60 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2a, ये हो जाएगी हमारे y3। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या आ रहा है हमारा, m1 है हमारा m और x1 है 0, प्लस m2 है हमारा m और x2 है हमारा a, प्लस m3 है हमारा m और ये है हमारा x3 a/2, और नीचे आ जाएगा हमारा 3m, या क्या इस तरीके से। ठीक है, तो जो हमारे पास आ रहा है m से m सारे कट जाएंगे हमारे, और ये आ रहा है 3a/2/3, ये कट गया तो आ गया a/2, यानी कि xcm आ गया हमारा a/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको निकालना है ycm, y सेंटर ऑफ मास। ठीक, y सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, तो y सेंटर ऑफ मास देखिए क्या होगा, वो होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमारा होगा इसका फार्मूला। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 प्लस m इंटू √3/2a डिवाइडेड बाई 3m। ठीक है, √3/2a डिवाइडेड बाई 3m। ये देखिए हमारे दोनों टर्म 0 हो गया, m से m कट गया, हमारे पास जो आया वो आया √3/2 इंटू 3 इंटू a, इसकी फाइनल वैल्यू आ रही है a/2√3। ठीक है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन निकल के आया वो आया a/2, a/2√3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमको जो है कोई भी शेप दे रखा हो, कोई भी सिस्टम दे रखा हो, अगर हमको कोऑर्डिनेट और पोजीशन वेक्टर उसका पता है तो हम जो है उसका निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो चीज हम डिस्कस करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे इसी कहानी में। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि सिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है, सिमेट्रिकल बॉडी जो होती है हमारी, ठीक है, उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एग्जैक्टली सेंटर में होता है। सिर्फ जैसे सपोज करिए हमारे पास रॉड है, ये यूनिफॉर्म है, यहां से वहां तक, इसका लेंथ चाहे जो कुछ भी हो, ये सिमेट्रिकल है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंटर में होगा। सपोज करिए इसकी लेंथ l है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से l/2 के डिस्टेंस पे होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। सिमेट्रिकल बॉडी चाहे कोई भी हो, स्क्वायर हो, डिस्क हो, या हमारा जो है रेक्टेंगुलर लेमिना हो, उसका जो सिमेट्रिकल जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होता है वो एग्जैक्टली उसके बीच में कहीं पे आता है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, इस बात को नोट कर लीजिए। अब देखिए हमारा जो है, ये बात मैंने आपको बताई है, अब हम इसका यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए सपोज करिए कि हमारे पास जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है सेंटर ऑफ मास में, वो हमारा आता है टू बॉडी सिस्टम। टू बॉडी सिस्टम को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, टू बॉडी सिस्टम को हम पढ़ने जा रहे हैं। और देखिए हमारे पास क्या है, एक मास m है और दूसरा मास भी हमारे पास इस तरीके से m है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी सपोज करिए यहाँ पे है, हमको दे रखी है d, इनके बीच की दूरी हमको दे रखी है d। अब क्या है कि देखा जाए तो इधर भी m है, इधर भी m है, तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिकल सिस्टम। ठीक है, ये हमारा हो गया सिमेट्रिकल सिस्टम। अगर हम इस सिस्टम को देखें तो ये हमारा सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बिल्कुल बीचों बीच जो है सेंटर ऑफ मास पड़ेगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, याद रखने वाली है। अब मैं इसको आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं। ठीक है,
अब मैं इसको आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया मास m और m इक्वल मास है और ये d डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब हमको इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है बच्चों। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक मास पे हम ओरिजिन ले लेंगे, ठीक है, एक मास पे हम ओरिजिन मान लेंगे और निकालेंगे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो हमारा क्या होगा, एक्सीएम ही ले लीजिए, चलिए एक्सीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही है हमारा फॉर्मूला। m1 m हो गया, ठीक है, x1 कितना हो गया 0 प्लस m2 हमारा क्या हो गया m हो गया और x2 हमारा क्या हो गया d हो गया। देखिए ये इसका अगर देखेंगे तो कोऑर्डिनेट आएगा d, 0, इसका हो गया 0, 0। नीचे क्या आ रहा है हमारा, वो आ रहा है हमारा m प्लस m। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ रहा है देखिए m d अपॉन 2m और इसकी वैल्यू आ गई d/2 क्या हुआ, इसके बिल्कुल सेंटर में हुआ। अब आप सोच रहे होगे कि y निकालो, y निकालेंगे तो देखिए दोनों टर्म हमारी 0 जाएंगे, यहां भी y 0 यहां भी y 0 है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो आएगी वो आएगी d/2, 0, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आई वो हमारी एग्जैक्टली मिड में आई, जब दोनों बॉडी के इधर उधर मास हमारा जो है इक्वल है, बराबर है। तो बिल्कुल बीच में इसका सेंटर ऑफ मास आता है, ठीक है। ये चीज हमको याद रखनी, ये हमारे बहुत जगह काम आने वाला है, ठीक। जब भी हमारे पास सिमेट्री होगी तो सेंटर में ही हमारा सेंटर ऑफ मास आएगा। अब देखिए सेंटर ऑफ मास की एक और खासियत आपको मैं बताता हूं। सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है हैवियर बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, हैवियर बॉडी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। देखिए किस तरीके से, हम टू बॉडी सिस्टम ही पढ़ेंगे। टू बॉडी सिस्टम बहुत ही हमारा पूछा जाता है और उसमें तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो सपोज करिए ये हमारा मास एक m है और ये हमारा मास एक 2m है। ये हो गया m और ये हो गया हमारा 2m और इनके बीच की दूरी हमारी सपोज कर लेते हैं कि r है, ठीक है, इनके बीच की दूरी r है। अब हमको सेंटर ऑफ मास जो है वो निकालना है सिस्टम का, ठीक है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको हम 0, 0 मान लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हमको सिर्फ एक्सीएम ही निकालना पड़ेगा। वो हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2। अब m1 है हमारा m, x1 है हमारा 0 प्लस m2 है हमारा 2m और x2 है हमारा r डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। ये आया। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2m डिवाइडेड बाई 3m इंटू r, m से m कट गया तो हमारी वैल्यू आई 2/3r XCM, ठीक है, XCM आया हमारा 2/3r, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, 2/3r किधर आएगा, 2/3r आ रहा है हमारा इस तरफ, ठीक है, 2/3r आ रहा है इधर से इधर, हम देखेंगे तो इधर आ रहा है। तो क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, हैवियर मास की तरफ शिफ्ट हो गया। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि सेंटर ऑफ मास उस साइड में ज्यादा होता है जिधर हमारा मास ज्यादा रखा होता है, उधर हमारा मास सेंटर ऑफ मास जो है शिफ्ट हो जाता है। चलिए ये एक बात नोट कर लीजिए, इन सब बातों का भी यूज आएगा आगे क्वेश्चंस में। अब देखिए, अब चलिए एक और बात देखिए, टू बॉडी सिस्टम में सपोज करिए ये हमारे पास दो मास हैं, सपोज करिए दो मास हैं m1 और m2 जो कि इक्वल नहीं है और इनके बीच की दूरी है हमारी r, इनके बीच की दूरी है हमारी r। अब हमको क्या करना है, हमको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है दोनों सिस्टम के बीच की, ठीक है। तो हमारा ये हो गया ओरिजिन और हमने निकाला एक्सीएम। तो एक्सीएम क्या आ रहा है, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है वैल्यूज पुट करेंगे। तो m1 हो गया हमारा m1, r1 हो गया 0 प्लस m2 हो गया हमारा m2 और r2 हो गया हमारा r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2। तो देखिए क्या आ रहा है, m2 r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हमारा आ गया, ये आ गया एक्सीएम। अब देखिए इसको पकड़ लीजिए, ठीक है। जब भी हमारा जो है, जब कभी भी हमारा टू बॉडी सिस्टम दिया हो
और किसी एक मास के रेफरेंस में सेंटर ऑफ मास पूछा हो तो बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है उसका कि दूसरा वाला मास लेकर के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे दोनों मास को जोड़ दो। जैसे कि हमारा इस वाले मास के रेस्पेक्ट में हमारा सेंटर ऑफ मास पूछा तो हमने उधर वाला मास लिया, दोनों बीच के डिस्टेंस ली और दोनों के बीच का यहाँ पे दोनों को सम करके लिख दिया। अब मान लीजिए इस वाले मास के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास पूछा होता, इस वाले मास के रेस्पेक्ट में, तो हम इसी सिस्टम से लिख के दिखा देते XCM इक्वल टू इधर वाला मास अब लेंगे हम M1 इंटू R अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, M1 इंटू R बराबर M1 प्लस M2, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारी पोजीशन निकल के आ गई सेंटर ऑफ मास की। अगर हम इसको ओरिजिन मान रहे हैं तो हमारा ये निकलेगा और इसको ओरिजिन मान रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये होगी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि अपोजिट वाले मास से दोनों के बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके दोनों मास को नीचे हम डिनोमिनेटर में रख देते हैं तो हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाता है। ठीक है, अब बच्चों यहां से हमको एक चीज और मिलती है, उसको आप देखिए। ठीक है, सपोज करिए कि हमारा सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे आता है और इसकी डिस्टेंस है यहां से R1। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस है यहां से R2। ठीक है, यहां से इसकी डिस्टेंस है R1 और इसकी डिस्टेंस है R2। यदि हम देखें तो हमारा क्या होगा, R1 इज इक्वल टू जो आ रहा है वो आ रहा है M2R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, और R2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है M1R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, इसको हम इधर से नाप रहे हैं तो देखिए हमारे पास ये आ रहा है और इधर से जब नाप रहे हैं तो हमारे पास ये आ रहा है, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए एक काम ये करते हैं, इसमें M2R है, इसमें M1R है। अगर हम दोनों साइड में M1 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए ऊपर वाले को दोनों साइड में M1 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले में M2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, ये वाला हो रहा है M1 M2R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, M1 प्लस M2, और ये भी हो रहा है M1 M2R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए क्या हुआ, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर कायदे से देखिए और सबको मिलाइए तो देखिए ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है और ये इसके बराबर हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या आ रहा है हमारा M1R1 बराबर M2R2। ये बच्चों हमारा होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। कई सवालों में हम डायरेक्ट लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कई क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M होती है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की टू बॉडी सिस्टम की बात हो रही, केवल टू बॉडी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। यानी कि मास जितना कम होगा सेंटर ऑफ मास उतना दूर होगा और मास जितना ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उतना ही उसके करीब होगा। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हैवियर बॉडी की तरफ हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बात हुई इसकी पूरी। अब इसी कंसेप्ट पे करते हैं कुछ प्यारे प्यारे से सवाल। तो बच्चों ये पूरा कंसेप्ट हुआ टू बॉडी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का, और उससे और जो रिलेटेड चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब ये बड़ी काम आने वाली चीजें हैं। देखिए एक तो सबसे पहले हमें बहुत ही डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन के हम टू बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। इसके रेस्पेक्ट में निकालना है तो ये वाला मास इंटू दोनों के बीच की दूरी अपॉन टोटल मास, और यदि इसके रेस्पेक्ट में निकालना है तो ये वाला मास इंटू दोनों के बीच की दूरी और टोटल मास करके हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, और इसमें एक और बड़ा एडवांटेज मिलता है इस सिस्टम को समझ लेने में। एक हमारा आता है टर्म शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास बताता हूं क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो इस तरीके से रखा हुआ है और हम इसको उठा करके यहां रख दें, थोड़ी डिस्टेंस पे रख दें, तो जाहिर सी बात है कि सेंटर ऑफ मास भी हमारा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हमारा शिफ्ट हो जाएगा और हैवियर बॉडी के साइड में ही हमारा सेंटर ऑफ मास रहता है, ये भी हमको पता है। ठीक है, तो अगर हमने इस मास को उठा करके यहां शिफ्ट कर दिया तो सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा इधर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि हम इसको यहां पे उठा करके कितना शिफ्ट कर दें सेकंड मास को कि सेंटर ऑफ मास फिर से वहीं पर आ जाए। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है मेरी बात अभी आपको ना समझ में आई हो, मैं आपको एग्जाम्पल दे करके
ये बात समझाता हूं कि किस तरीके से इस कंसेप्ट को हम शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास में यूज करेंगे, और ये आगे चल के हमको और काम देगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमारा शिफ्ट किस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक। देखिए, सपोज करिए कि ये हमारे पास एक मास है, हम मान लेते हैं कि ये 4 kg का है, और दूसरा ये मास है, ये हमारा है 8 kg का। ठीक है, ये 4 kg का है, ये 8 kg का है। अब हमसे जो बात कही, और इसके बीच की डिस्टेंस हमको नहीं दे रखी है, इसके बीच की डिस्टेंस हमको नहीं दे रखी है। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस हमको नहीं दे रखी है, और हमसे क्या कहा गया कि हमने इस वाले मास को क्या किया, 4 मीटर इस राइट साइड में हमने शिफ्ट कर दिया, तो हमारा सेंटर ऑफ मास वही रहे। इसके लिए हमको 4 kg वाले को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर बहुत ही जो है क्लियर कट लग जाता है, M1R1 बराबर M2R2। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं इस ऐसे केस में। M1 सपोज करिए हमारा 4 है, ठीक है, M1 हमारा 4 है, और R1 हमें निकालना है, इसको सपोज कर लेते हैं X हो गया। ठीक है, और M2 हमारा 8 है, और ये आ गया 4। तो इस कंडीशन में हमारा कटेगा, यानी कि X बराबर आ गया 8, यानी कि हम इस वाले मास को जो है लेफ्ट साइड में यदि 1 मीटर शिफ्ट कर दें, तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है उसी पोजीशन पे रहेगा जिस पोजीशन पे वो पहले था। ठीक है, उसी पोजीशन पे रहेगा जिस पोजीशन पे वो पहले था। ठीक है बच्चों, देखिए इसको मैंने आपको डायरेक्टली करवा दिया, लेकिन इसको करने का सही तरीका ये है, सही तरीका है वो देखिए यह है। देखिए SXCM इक्वल टू क्या होता है, M1x1 प्लस M2x2। ठीक है, M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2, ये हमारा होता है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए आ जाएगा DXCM इक्वल टू M1 DX1 प्लस M2 DX2। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये आ गया M1 प्लस M2, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि इस वाले मास को हमने क्या किया, हमने 4 मीटर इस डायरेक्शन में हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने शिफ्ट कर दिया। तो अब हमारा क्वेश्चन ही इस तरीके से आता है कि यदि हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो हमारा जो है सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा, और हमको इसके बीच की डिस्टेंस नहीं दे रही। सपोज करिए इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, और इसको नहीं हम छू रहे हैं, हमने सिर्फ इसको इधर शिफ्ट किया, तो सेंटर ऑफ मास भी इधर भाग जाएगा, क्योंकि हैवियर बॉडी है, हैवियर बॉडी के साइड में सेंटर ऑफ मास रहता है। तो ये पूछ लिया गया कि सेंटर ऑफ मास अपने इनिशियल पोजीशन से कितना शिफ्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला हमें काम आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस यहां सेंटर लेंगे, इधर वाले को डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेंगे, और इधर वाले को निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, इधर वाले को निगेटिव ले लेंगे। अब देखिए क्या होगा, हमने क्या किया, M1 हमारा है 4। ठीक है, DX1 हमने इसको चेंज नहीं किया, तो हम इसको लिख देंगे 0 प्लस M2 हमारा 8 है, DX2 इसको हमने 4 मीटर चेंज किया, D क्या बता रहा है, चेंज, तो ये हमारा हो गया इंटू 4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 यानी कि 4 प्लस 8, और ये हमारा आ गया 32/12, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 8/3 मीटर जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमको नहीं दे रखी है, न इनके बीच की दूरी दे रखी है, लेकिन इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा। अब हमने जब इस मास को इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हुआ कि उसका सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास अपनी इनिशियल पोजीशन से 8/3 मीटर जो है राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये निगेटिव आता तो इस साइड में शिफ्ट हो जाता। ठीक है, ये डिपेंड करेगा पोजीशन पे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और आता है इसी तरीके का, वो ये आता है, किस तरीके से इसको डील करेंगे वो देखिएगा। क्वेश्चन ये आता है, ये हो गया M1 प्लस M2। ठीक है, M1 प्लस M2, ठीक, जो इसको डिफरेंशिएट करके, अब देखिए मैंने जो अभी आपको फार्मूला बताया है वो ये फार्मूला बताया है DXCM इक्वल टू M1 DX1 प्लस M2 DX2 अपॉन M1 प्लस M2, ये फार्मूला मैंने बताया है। यहां पे क्या है, शिफ्टिंग ऑफ
पोजीशन ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ बॉडी शिफ्ट होगा तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो जाएगा, ये मैंने बताया। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि हम 4 सेंटीमीटर वाले 4 केजी वाले बॉडी को इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है, हमको इसके बीच की डिस्टेंस नहीं पता, 4 वाले को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, कितना 2 मीटर, तो हम इस वाले को कितना शिफ्ट करें इधर या उधर कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन ना बदले। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, 4 केजी वाले मास को 2 मीटर जो है राइट शिफ्ट किया, तो जाहिर सी बात है कि इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बदल जाएगी। तो इस वाले मास को हम कितना शिफ्ट करें और किधर शिफ्ट करें कि हमारा जो है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम रहे। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में सेम रहेगा, इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज ना आए। तो कितना यहाँ डीसीएम कितना हो जाएगा, 0, कोई चेंज नहीं आया। अब देखिए एम है हमारा 4, dx1 इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है तो यह गया 2 प्लस m2 है हमारा 8 और dx2 ये हमें निकालना है, नीचे आ गया हमारा m1 प्लस m2 जो कि हो गया 12। ठीक है, अब देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये, तो ये हमारा आ रहा है 8 dx2 इक्वल टू माइनस 8 ये आ रहा है, यानी कि dx2 हो गया हमारा -1 मीटर। इसका मतलब देखिए यहाँ पे माइनस आया है, इसको हम यदि इधर 2 मीटर शिफ्ट कर रहे हैं तो इसको अगर हम इधर 1 मीटर शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड में तो हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं बदलेगी। ये बच्चों हमारा जो है होगा है क्वेश्चन, और इसको हम इस फॉर्मूले को यूज करके बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब बच्चों देखिए इसी हो गया शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, जब हमारा सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन से शिफ्ट ना करे, उस कंडीशन को मैंने आपको बताया। अब मान लीजिए कहीं पर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि हम इसको 10 मीटर उधर ले गए, ठीक है, हम क्या 8 केजी वाले मास को हम 10 मीटर ले गए राइट साइड में। ठीक, अब हमसे पूछा है कि हम इसको कितना शिफ्ट करें, इस वाले को कितना शिफ्ट करें कि हमारा सेंटर ऑफ मास अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 3 मीटर शिफ्ट हो जाए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है, 8 केजी मास शिफ्टेड 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर को शिफ्ट कर दिया गया, तो हमारा 4 केजी को हम कितना शिफ्ट करें कि सेंटर ऑफ मास हमारा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 मीटर से शिफ्ट हो जाए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमको इसको कितना शिफ्ट करना है ये हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, ये हमको निकालना है। ठीक, अब देखिए इसको किस तरीके से निकालेंगे। हमारा जो है dxcm यानी कि चेंज इन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमको कितनी दे रखी है, +3 दे रखी है। ठीक है, m1 हमको पता है और m1 है हमारा 4 केजी, m1 हमारा 4 केजी, और dx1 क्या है ये हमको निकालना है कि हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे कि राइट शिफ्ट करेंगे, कितना करेंगे हमको नहीं पता, तो हमने इसको ऐसे रख दिया, प्लस m2 है हमारा 8 और जो है dx2 है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा है 10 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब बच्चे देखिए कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 4 dx1 प्लस 80 इज इक्वल टू 36, ये आ गया हमारा। ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू 36। अब देखिए हमारा क्या आ रहा है, 4 dx1 इज इक्वल टू 36 माइनस 80, इसको जब हम करेंगे तो आ रहा है हमारा 44 आया, वो भी माइनस का 4 dx1। ठीक है, यानी कि dx1 आ गया हमारा -11 मीटर। यानी कि अगर हम इस वाले मास को 10 मीटर इधर शिफ्ट करते हैं तो उसके बाद इस वाले मास को 11 मीटर इधर शिफ्ट कर दें तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है प्रेजेंट पोजीशन पे उससे 3 मीटर इधर शिफ्ट हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे काफी टिपिकल लगते हैं, यदि हमको कंसेप्ट नहीं पता हो। ये मैंने आपको पूरी तरीके से इसका कंसेप्ट बता दिया। अभी सेंटर ऑफ मास का जो मेरा चौथा वीडियो बनेगा, ठीक है, जिसमें बोर्ड वाले क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें ये कंसेप्ट दोबारा मैं आपको याद दिलाऊंगा और उसमें ये काम आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो हो गया 2 बॉडी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का फुल कंसेप्ट हो गया। ठीक, अब चलिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से होंगे और किस तरीके से उसको इजीली किया जा सकता है। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है इफेक्टिव मास ऑफ ए बॉडी ऑफ एनी शेप एंड साइज। ठीक है, इफेक्टिव मास ऑफ ए बॉडी ऑफ एनी शेप एंड साइज। इसका मतलब क्या होगा, सपोज करिए यदि हमारे पास एक इरेगुलर साइज या रेगुलर साइज कोई भी है और उसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो हम इसको इसके सेंटर ऑफ मास पे हम ले सकते हैं
एक पॉइंट मास की तरह ले सकते हैं। ये चीज आप नोट कर लीजिए। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं और काफी इजी से क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमको एक रॉड दे रखी है इस तरीके से, ठीक है, ये रॉड दे रखी है। इस रॉड की जो लेंथ है वो L है, मास है M है, ठीक है। और एक दूसरी रॉड जो है यहां से इससे इस तरीके से हिंज है, ठीक है, इस तरीके से इससे वेल्डिंग कर दी गई है इसकी भी लेंथ L है और मास M है, ठीक है। रॉड यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। अब हमको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये हमको क्वेश्चन में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि रॉड का सेंटर ऑफ मास होता है वो इसके रॉड के सेंटर पे होता है। तो इफेक्टिव मास कहां पे आएगा, इसका यहाँ पे आ जाएगा। और इस वाले रॉड का भी इफेक्टिव मास आ जाएगा इसके सेंटर ऑफ मास पे, यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, L/2, और यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, L/2, ठीक है बच्चों। यानी कि हम इस वाले रॉड को भी एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इस वाले को भी एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि M और M दोनों के बीच की दूरी है हमारी L/2। अब हमें इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो जाहिर सी बात है कि दो इक्वल मास बीच की दूरी दे रखी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा L/4 अगर हम इसको ओरिजिन मान के चलते हैं तो बच्चों ये हमारा हो गया क्वेश्चन खत्म। देखिए कितना इजी, अभी पूरा कंसेप्ट लगा करके टिपिकल से लगने वाला क्वेश्चन कितनी आसानी से खत्म कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसका थोड़ा सा शेप और बदलते हैं, ठीक है, शेप और बदलते हैं। ये देखिए हमारा रॉड है इसी तरीके से, ठीक है, और दूसरी रॉड हमारी इस तरीके से रखी हुई है, यहाँ पे दूसरी रॉड इस तरीके से रखी हुई है। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। इसका मास M है, इसका भी मास M है, लेंथ L है, लेंथ L है। तो हमको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है बच्चों। ये पहला केस आया है जिसमें सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी के बाहर जाएगा। मैंने आपसे कहा कि जब भी बॉडी बेंड हो या किसी और शेप में हो तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा बॉडी के बाहर होता है। तो देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए अभी तक जो हमने सीखा है ये यूनिफॉर्म रॉड है, थ्रू आउट सेम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, L/2 पे होगा ओरिजिन से। तो यहां से L/2 पे इसका हो गया सेंटर मास, ठीक है, और यहां से भी L/2 पे हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखें तो L/2, 0, और ये भी हो जा रहा है 0, L/2, यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है इस सिस्टम का जहां पर हमारा दो मासेस रखे हुए हैं। सपोज करिए M1 और M2, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट पे, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तो हमें उसका निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो देखिए किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा XM इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो हम इसको करेंगे, देखिए M हमारा M है, x1 है हमारा L/2, दूसरे में M हमारा M है और x2 हमारा 0 डिवाइडेड बाई M प्लस M, ये आ गया हमारा। तो ये आ गया हमारा इस हिसाब से M L/2 डिवाइडेड बाई 2M, ये आ रहा है, M से M कट गया तो आ गया L/4 की पोजीशन पे आ गया XCM, ठीक है। अब YCM हम निकालना है तो YCM आ गया हमारा M1y1 प्लस M2y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको वैल्यूज रखते हैं। M1 हो गया M, Y1 हो गया 0 प्लस M2 हो गया M और Y2 हो गया हमारा L/2 डिवाइडेड बाई 2M, ठीक है। M से M कट जाएगा और ये भी आ जाएगा L/4 YCM, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पोजीशन आया सेंटर ऑफ मास का वो आया L/4 एंड L/4, X में Y में दोनों। अब L/4 देखिए X में यहां पड़ेगा और Y में यहां पड़ेगा, यानी कि अगर हम इस तरीके से देखें, ठीक है, तो ये पोजीशन होगी हमारी सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये होगी। और आपके सामने मैं पहला एग्जांपल लेके आया हूं जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बॉडी के बाहर जा रहा है। बच्चों सेंटर ऑफ मास बाहर भी होता है, इफेक्टिव मास इसका इस पॉइंट पे काम करेगा, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके से हमारे सवाल हो गए। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, वो है थोड़ा सा टिपिकल, ठीक है, वो है थोड़ा सा टिपिकल। अब इसको हमें जो है काफी सावधानी से करना पड़ेगा और देखते हैं कि इसमें क्या आता है और क्या नहीं आता है, ठीक। देखिए हमारे पास दो डिस्क हैं इस तरीके से,
डिस्क है, स्फीयर, कुछ भी कह लीजिए, और एक दूसरे को टच करते हुए रखे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे को टच करते हुए रखे हुए हैं, ये इस तरीके से। ठीक, और देखिए इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है। अब क्या है, ये ओरिजिन है हमारा OO 0,0, और इसकी डेंसिटी हमें ρ1 दे रखी है, इसकी डेंसिटी हमें ρ2 दे रखी है। ठीक है, देख लीजिए, ये हमारे पास दो स्फेयर्स हैं। ठीक है, दो स्फेयर, डिस्क ले लीजिए, अभी स्फेयर में नहीं जाते, अभी स्फेयर का कंसेप्ट आपको बताया नहीं है। ये हमारे पास दो डिस्क है, इसकी डेंसिटी ρ1 है, और ये भी एक डिस्क है, इसकी डेंसिटी ρ2 है। इसका जो है रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है। तो फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ये हमको निकालना है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ठीक, हमको निकालना है। ओरिजिन हमारा ये है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए हैं और कैलकुलेशन में गलती करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको जो है चाहिए होता मास और मास की पोजीशन। तो जाहिर सी बात है कि डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा इसका इसके सेंटर पे, और इसका सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंटर पे, ये होगा। अब आता है कि इस डिस्क का मास कितना होगा। मास हमको दे नहीं रखा, लेकिन बच्चों हमको डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी से हम मास निकाल सकते हैं। तो मास बराबर क्या होता है, मास बराबर होता है हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये हमको पता है कि D इंटू वी जो होता है हमारा, D इंटू वी ये होता है मास। ठीक है, डेंसिटी हमको ρ1 ρ2 दे रखी है। तो यहां से हम जो है इसका मास निकाल लेते हैं, और सबसे पहले लिखते हैं कि इसका मास कितना है, m1 पहले वाले का वो हो गया ρ1 इंटू वी, और m2 हो गया ρ2 इंटू वी। देखिए डिस्क आइडेंटिकल है तो उनका वॉल्यूम सेम है। ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल एकदम साफ साफ है। तो हमारा हो गया मास m1 m2 हमें पता लग गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है बच्चों, वो देखिए r,0। देखिए यहां से r,0, और इस वाले के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ रही है, वो आ रही है 3r,0। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इस वाले डिस्क का यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है। यहां से चलेंगे तो r,0, यहां से चलेंगे तो r ये, तो ये हो गया 3r,0। यानी कि x1 हो गया बच्चों हमारा r, और x2 हो गया हमारा 3r, y1 हो गया हमारा 0, और y2 हो गया हमारा 0। अब हम इसको यूज करके बहुत आराम से इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। देखते हैं सेंटर ऑफ मास क्या आता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए एक्सीएम हमारा क्या होगा, एक्सीएम होगा हमारा m1 x1 प्लस m2 x2, ये आ गया, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, m1 हमारा क्या है, ρ1 v इंटू x1 हमारा क्या है, वो है r, प्लस m2 हमारा क्या है, ρ2 v इंटू क्या है 3r, डिवाइडेड बाई ρ1 v प्लस ρ2 v, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारा v सब तरीके से कट जाएगा। तो चलिए पहले इसको जोड़ी देते हैं। तो हमारा क्या आ रहा है, वो आ रहा है देखिए ρ1 प्लस 3ρ2 इंटू vr, डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ2 इंटू v से v कट गया। हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आई वो आई ρ1 प्लस 3ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 इंटू r। ये हमारी जो है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया इस सिस्टम का। y कोऑर्डिनेट हमारा 0 आएगा क्योंकि y1 y2 दोनों हमारा 0 है। तो यही एग्जैक्ट पोजीशन होगी हमारे सेंटर ऑफ मास की इस सिस्टम की। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आज का मेरा सेंटर ऑफ मास का पहला लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया सेंटर ऑफ मास का, इसका फुल कंसेप्ट बताया और कुछ छोटे छोटे से सवाल कराए हैं। सेंटर ऑफ मास का अगला जो हमारा जो वीडियो आएगा वो आएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास के ऊपर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास के ऊपर हमारा जो है अगला वीडियो आएगा। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, बहुत मजा आने वाला है। तो बच्चों देखते रहिए, पढ़ते रहिए मेरी बेटी का यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला। थैंक यू।